हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट योर जीएस में। दोस्तों आज का सब्जेक्ट है हमारा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, और इस सब्जेक्ट का हमारा पहला चैप्टर है राज्य व्यवस्था एक परिचय। दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बने हैं और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो के लास्ट समय तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो उन परीक्षार्थियों के लिए है जो आईएएस, पीसीएस, यूपी ट्रिपल लेखपाल, यूपीएसआई, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस, एसएससी तथा अन्य परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और दोस्तों इस चैप्टर के पहले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, संसदीय लोकतंत्र वह है जहां, इसका पहला स्टेटमेंट है, जन सहभागिता और सम्भ्रात वर्ग के शासन के बीच संतुलन होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा स्टेटमेंट है, सांसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम प्रश्न पढ़ेंगे, उनके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर को बताएंगे, ठीक है। चारों ऑप्शनों को पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। जो ऑप्शन सही रहेगा उसको हम क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे और उस प्रश्न की जो व्याख्या रहेगी उसको भी देखते हुए चलेंगे। तो इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन तीनों सही है। अब हम इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, तीनों सही है। व्याख्या है, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन सहभागिता और सम्भ्रात वर्ग के शासन के मध्य संतुलन स्थापित होता है, अतः कथन एक सही है, ठीक। अब स्टेटमेंट है इसमें, अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय लोकतंत्र में उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन किया जाता है, इसी कारण इसे उत्तरदायी सरकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें सरकार विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें विधायिका यानी संसद का विश्वास प्राप्त है, अतः कथन दो भी सही है। अब तीसरा देख लेते हैं, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व सांसदों को दिया जाता है, अतः कथन तीसरा भी सही है। इस तरह से हमारे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 सही है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें हमारा दूसरा प्रश्न है। दोस्तों यहाँ आंसर भी दिख रहा होगा आपको। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल स्वरूप की सरकार की विशेषता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, अध्यक्षात्मक स्वरूप की सरकार की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला, राष्ट्रपति प्रतीकात्मक राज्याध्यक्ष नहीं अपितु वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है। दूसरा है, कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चयन या तो जनता सीधे करती है या इसी उद्देश्य के लिए निर्वाचित निर्वाचक मंडल करता है। तीसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति विधानमंडल का अंग नहीं होता, इसलिए सामान्य स्थितियों में विधानमंडल उसे हटा नहीं सकता, अतः विकल्प ए सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, कार्यपालिका को विधायिका की जिम्मेदारियां नहीं निभानी होती है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जबकि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है, ठीक है। यह प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी, राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है, राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन की व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय परिसंघवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, यहाँ दोहरी शासन पद्धति है, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान की सर्वोच्चता
संविधान के उपयुक्त निर्वचन और उसके संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह एक लिखित संविधान की उपस्थिति है। चौथा स्टेटमेंट है या विशेषता है दोस्तों, राजस्व के स्रोतों का विभाजन सरकार के हर स्तर पर स्पष्ट रूप से किया गया है। और अगला स्टेटमेंट है एकल नागरिकता। अगला स्टेटमेंट है राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। अंतिम स्टेटमेंट है राज्य केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं अपितु अलग इकाई है। अतः विकल्प सी सही है। ठीक है दोस्तों, राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चंस बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पूरा जरूर देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष भी होता है। दूसरा, कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या जनता द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्वाचित निर्वाचकगण द्वारा होता है। दूसरा है, राष्ट्रपति केवल प्रतीकात्मक राज्याध्यक्ष नहीं होता अपितु वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वह विधानमंडल का अंग नहीं होता है। मतलब राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है लेकिन वह विधानमंडल का अंग नहीं होता है। अगला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति पर यह बाध्यता नहीं होती कि वह विधायिका के सदस्यों में से अपने मंत्रिमंडल का चयन करे। अगला स्टेटमेंट है, कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। अतः कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों अब हमारा अगला वीडियो रहेगा भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति। ठीक है, अभी इसी चैप्टर का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति सामान्यतः कहाँ देखी जाती है? विकासशील समाज में, बहुदलीय पद्धति वाले समाज में, विकसित समाज में, राजतंत्रीय समाज में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विकासशील समाज में। ठीक है, अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या कह रही है। दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न शामिल हैं, प्रश्नों को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। व्याख्या है, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य उस राजनीतिक व्यवस्था से है जहां नागरिकों को सरकार व शासन व्यवस्था के बारे में केवल सीमित जागरूकता होती है। सामान्यतः यह विकासशील समाज में दिखाई देती है। अतः विकल्प ए सही होगा। ठीक, अगला स्टेटमेंट है, राजनीतिक संस्कृति की सामान्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, दूसरा है प्रतिभागी राजनीतिक संस्कृति, यानी सामान्यतः विकसित समाज में पाई जाती है जहां नागरिकों को राजनीतिक तंत्र के बारे में पर्याप्त जागरूकता होती है। तीसरा है विषयक राजनीतिक संस्कृति, यानी सामान्यतः राजतंत्रीय समाज में पाई जाती है जहां नागरिकों को राजनीतिक तंत्र के बारे में जागरूकता होती है, चाहे वे पसंद करें या ना पसंद करें। अगला स्टेटमेंट है, अगली विशेषता है राजनीतिक उप संस्कृति, यानी जब राजनीतिक व्यवस्था समाज की तेजी से बदलती ज़रूरतों के अनुरूप आगे बढ़ने में असमर्थ होती है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा है, जिससे मैं अगले वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, संवैधानिक शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सीमित शासन का एक रूप है। दूसरा, ऐसा शासन है जहां संविधान लोक प्राधिकार का आधार है। ऐसा शासन है जहां संविधान लोक प्राधिकार का आधार है। तीसरा स्टेटमेंट है, ऐसा शासन है जहां सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष है। चौथा है, ऐसा शासन है जहां सदैव सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन
ए। ऑप्शन ए में पहला कथन और दूसरा कथन सही है, यानी यह सीमित शासन का एक रूप है, और दूसरा ऐसा शासन है जहां संविधान लोक प्राधिकार का आधार है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, पहला और दूसरा। इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों। व्याख्या है, संवैधानिक शासन सीमित शासन का रूप होता है जहां शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाया जाता है, अर्थात संविधान की लोक प्राधिकार का आधार होता है। अतः कथन 1 व 2 सही है। अब इससे जुड़ी और बातें देख लेते हैं। संवैधानिक शासन में सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि केवल कुछ संवैधानिक शासन वाले देशों में वह अनौपचारिक प्रधान के रूप में होता है, जिसे ब्रिटेन। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला है, सदैव सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रावधान उदार लोकतंत्र की एक विशेषता है, न कि संवैधानिक शासन की। अतः कथन 4 सही नहीं है। ठीक है, तो कथन 1 और 2 सही है। इस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरकार के अंगों में शामिल है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नगरपालिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें कूट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इस तरह से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हो गए, पर नगरपालिका नहीं है। इसकी व्याख्या को देखेंगे तो अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। व्याख्या है दोस्तों, विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून लागू करने व शासन चलाने का काम देखते हैं। न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा की जाती है। संविधान में इन तीनों को ही सरकार का अंग माना जाता है। अतः कथन 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न शामिल किए गए हैं। पहला कथन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा कथन है, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और दोनों, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। इसकी व्याख्या क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। इसी अधिकार का प्रयोग करके लोग अपनी मनपसंद सरकार को चुनते हैं। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। अतः दोनों कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। दूसरा है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। तीसरा कथन है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। चौथा कथन है, संसद केवल लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है। इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है पूछा है दोस्तों। चारों कथन में से कौन सा कथन असत्य है यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा, यानी तीसरा और चौथा जो है यह कथन असत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों इसी कड़ी में। व्याख्या है, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सर्वोच्च अधिकारी भी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और वास्तव में सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। अतः कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। अतः 3 और 4 दोनों कथन असत्य हैं। ठीक है, 3 अभिन्न अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करते हैं? कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। दूसरा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा केवल एक, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। ठीक है, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर की सरकारों के रूप में सत्ता का बंटवारा क्षैतिज न होकर ऊर्ध्वाधर प्रकृति का होता है, अतः कथन 2 गलत है। कथन 2 गलत है। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तथा नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था की पूर्ति करते हैं, अतः कथन 1 सही है। ठीक है, तो इस तरह से कथन 1 जो है इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, कथन 1 सही है, यानी कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, यह भी कूट वाला है। निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? पहला है 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार। दूसरा है कानून बनाने या कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र। तीसरा है संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा। चौथा है राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह है। तो इसमें जो कूट है दोस्तों, केवल 1 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2, 3 या तो 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ दिया हुआ है राइट आंसर 1, 2 और 3, यानी चौथा कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन में जो हो गया है 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और चौथा गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी कड़ी में इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। राज्य की सरकार का केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह होना संघीय व्यवस्था नहीं बल्कि एकात्मक व्यवस्था की विशेषता है, अतः 4 गलत है व शेष सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छे हों तो कमेंट में बताइएगा, और अगले चैप्टर के बारे में भी हम बताएं। ठीक है, उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। दूसरा, उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं। तीसरा है, उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की ज़रूरत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पूछा है? सत्य है पूछा दोस्तों, सत्य। तो केवल 1 या केवल 2 एवं 3, केवल 1 एवं 3, 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 एवं 3। चौथा नहीं है, 3 है, तीनों सही हैं। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है। उदारवाद के लिए परिवार, समाज या समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। उनके लिए इन इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति इन्हें महत्व दे। उदाहरण के लिए उदारवादी कहेंगे कि किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति या समुदाय को नहीं। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की भूमिका का पक्ष लिया है, हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की ज़रूरत है, अतः उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे आईएएस में पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों, जो आईएएस का प्री होने वाला है और पीसीएस का प्री होने वाला है, मुख्य रूप से इसी के लिए है प्रश्न। आईएएस और पीसीएस के जो प्री हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नों को अच्छे से ध्यानपूर्वक जरूर पढ़िएगा। कथनों पर विचार कीजिए। यानी पहला कथन है, पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। धर्मतांत्रिक राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूह के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे। दूसरा कथन है दोस्तों, धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है।
मगर केवल यही पर्याप्त नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए अवश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः ही सही गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हों। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों कथन सी सत्य है, एक और दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, यहाँ सत्य पूछा है तो दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, जब एक राष्ट्र किसी खास धर्म के प्रमुखों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित होता है तो वह धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। इस प्रकार के राष्ट्र लोगों के उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूहों के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है। लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होता। ऐसे लक्ष्यों में शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जना से आज़ादी और साथ ही अंतर्धार्मिक व अंतर्धार्मिक समानता शामिल रहनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजनीतिक समानता की आवश्यकता उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। दूसरा कथन है, भारत में समान अवसरों के मद्देनज़र एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों के सामने आती है। तो इस तरह से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो इसमें से कथन दोनों सत्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। अगर देश में राजनीतिक समानता नहीं होती तो सरकार तक लोगों को अपनी बात पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साधनों का भी लोगों द्वारा सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अतः कथन 1 सत्य है। भारत में समान अवसर के रहते हुए भी हमें कुछ जगहों पर असमानताएं देखने को मिलती हैं जिसके कारणों में हम देश के रीति रिवाजों को देख सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता। कुछ एक गतिविधियों में उनके शामिल होने पर पाबंदी होती है और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने से भी हतोत्साहित किया जाता है। ऐसे मामलों में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः कथन दूसरा भी सत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस काफ़ी लंबे चौड़े हैं दोस्तों, आगे प्रश्न शॉर्ट मिलेंगे, अभी काफ़ी कठिन क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उदारवादियों का मानना है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे से अनिवार्यता जुड़ी होती हैं। दूसरा है, समाजवादियों के अनुसार लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है लेकिन सामाजिक भिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना भी जरूरी है। अगला कथन है, उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है बल्कि वे केवल ऐसी अन्यायी और गहरी असमानताओं को सही समस्या मानते हैं जो लोगों को उनकी वैयक्तिक क्षमताएं विकसित करने से रोकती हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें से दोस्तों केवल तीसरा कथन सही है, बाकी दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, तो दोनों कथन ऊपर वाले गलत हैं, तीसरा सही है। इसकी व्याख्या है दोस्तों, कथन 1 का समर्थन समाजवादियों द्वारा किया गया है न कि उदारवादियों द्वारा, अतः कथन 1 असत्य है। कथन दूसरा का समर्थन उदारवादियों द्वारा किया गया है न कि समाजवादियों द्वारा, अतः कथन दूसरा असत्य है दोस्तों। यहाँ पे आप दोस्त देख सकते हैं, पहला भी कथन असत्य हो गया, दूसरा भी कथन असत्य हो गया। अतः कथन 3 उदारवादियों द्वारा समर्थित कथन है, अतः तीसरा कथन सत्य है। एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 16। कथनों पर विचार करना है दोस्तों। पहला कथन है, भारतीय संविधान सरकार को लोकहितकारी कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करता है। दूसरा कथन है, समाज की आकांक्षाओं व उनके लक्ष्यों की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है दोस्तों। तो ये दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, या इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं।
संविधान सरकार को लोकहितकारी कार्य करने, समाज की आकांक्षाओं व उनके लक्ष्यों को सुनिश्चित करने का समर्थन प्रदान करता है। अतः कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 17। काफ़ी शानदार प्रश्न है। कथन ए है कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं और यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे पाएगा। कारण आर है। कथन ए हो गया। अब कारण आर, सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में संतुलन रखते हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसका जो व्याख्या है दोस्तों इस प्रश्न का देख लीजिए। कठोर संविधान में समय के साथ परिवर्तन करना अत्यधिक जटिल होता है। उदाहरण, अमेरिकी संविधान। वही लचीले संविधान में संसद द्वारा बनाई गई साधारण विधि द्वारा ही संविधान संशोधन संभव हो जाता है। उदाहरण, ब्रिटेन का। एक सफल संविधान वही होता है जिसमें समय के साथ परिस्थितियों के अनुरूप उचित परिवर्तन संभव हो पाता है। उदाहरण, भारतीय संविधान। अतः कथन ए व कारण आर दोनों सही है, लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसमें राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। दूसरा कथन है इसमें राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है। तीसरा कथन है इसमें राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। अगला कथन है, लास्ट कथन है, इसमें राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो इसमें से चारों जो कथन है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न का, ये भी पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, चारों कथन सत्य हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जिसका चयन या तो जनता सीधे तौर पर करती है या जनता द्वारा इसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्वाचित निर्वाचक मंडल करता है। इसमें राष्ट्रपति ही वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति विधायिका से एकदम पृथक होता है, वह उसका अंग नहीं होता, अर्थात वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। अतः सभी कथन सत्य हैं। भारत और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 19। ठीक, संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। पहला बिंदु है इस व्यवस्था में आमतौर पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। तीसरा, इस व्यवस्था में देश के प्रमुख के रूप में राजा या राष्ट्रपति का कोई भी हो सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है, तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं दोस्तों। व्याख्या है, भारत में संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया गया है। हमारे देश का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति को सिर्फ औपचारिक शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद द्वारा प्रयोग की जाती हैं। भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। दूसरा है इसमें विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर भी अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है दोस्तों, तो केवल पहला कथन सत्य है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन है।
दूसरा नंबर गलत है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कथन एक सत्य है जबकि दो असत्य है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संघवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कथन, यह एक संस्थागत प्रणाली है जो केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं को समाहित होती है। दूसरा कथन है, प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। तीसरा कथन है, लोगों को दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती हैं। चौथा कथन है, केंद्र व राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने या सुलझाने में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों में असत्य पूछा है दोस्तों, तो इसमें से केवल 4 कथन असत्य है, बाकी तीनों ऊपर के कथन सत्य हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन की व्याख्या के देख लेते हैं। व्याख्या है, संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, लेकिन भारत में इकहरी या एकल नागरिकता है। अतः कथन 1 और 2 सत्य है। ठीक है, लोगों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती हैं। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे हम में से कोई मराठी या गुजराती हो सकता है और साथ साथ भारतीय भी, किंतु नागरिकता केवल भारतीय। अतः कथन तीसरा भी सत्य है। चौथा है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य उठने वाले विवादों के निवारण के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है। न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार तथा राज्यों के बीच उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है। अतः कथन 4 गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। भारत में एक सशक्त केंद्रीय सरकार के निर्माण में सहायक कारक है। पहला कारक, किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण। दूसरा है आपातकालीन प्रावधान। तीसरा है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। चौथा इकहरी प्रशासकीय व्यवस्था। जो कूट है दोस्तों, इसमें से ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। इस पर शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। अतः किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण होता है। इसमें से पहला स्टेटमेंट है, आपातकालीन प्रावधान लागू होने पर संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल दिया जाता है। इससे संसद को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर भी कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगला स्टेटमेंट है, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने तथा विधान सभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। इसके अलावा राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सकता है। इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके और चाहे तो विधेयकों पर विशेषाधिकार यानी वीटो का प्रयोग कर उसे पूरी तरह नकार दे। अगला स्टेटमेंट है, हमारी प्रशासकीय व्यवस्था इकहरी है। अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए हैं। इसमें चयनित पदाधिकारी राज्य प्रशासन में कार्यरत हैं। जिलाधीश तथा कमिश्नर के रूप में कार्यरत अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। यह साफ नहीं दिख रहा है दोस्तों, फिर भी मैनेज कर लीजिए, हम बोलते चले जा रहे हैं। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? पूछा है, नहीं है। पहला है
भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। दूसरा है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। तीसरा है संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। चौथा है यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। इस तरह से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। अब इसकी यह जो प्रश्न है, कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, तो चौथा ऑप्शन डी नहीं है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संघ राज्य पद्धति संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम नहीं है। अन्य दी गई तीनों विशेषताएं भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताएं हैं, अतः विकल्प डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, कौन सा लाभ है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। इसकी व्याख्या के देख लेंगे, पूरा कंफर्म हो जाएगा। व्याख्या है संसदीय स्वरूप के शासन में कार्यपालिका अर्थात सरकार तभी तक बनी रह सकती है जब तक विधायिका का समर्थन हासिल हो। स्टेटमेंट है, भारतीय संदर्भ में चर्चा करें तो केंद्र सरकार को लोकसभा में तथा राज्य सरकार को विधानसभा में बहुमत हासिल करना होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका का समर्थन हासिल करना जरूरी नहीं होता है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, अतः विकल्प सी सही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो दोस्तों, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, राइट आंसर डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या है दोस्तों, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। स्टेटमेंट है, हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करने का भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकें, अतः विकल्प डी सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है 25 है, इसका राइट आंसर डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? एकल नागरिकता, एकल संविधान, एकीकृत न्यायपालिका। चौथा है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। पांचवा है आपातकालीन प्रावधान। कूट, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका कूट है दोस्तों केवल 1, 2, 3 और 5। ठीक है, यानी 4 नहीं है, 1, 2, 3 और 5। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान की एकात्मक के साथ साथ संघीय विशेषताओं को नीचे दिया गया है। इस तरफ हो जाएगा संविधान की संघीय व्यवस्थाएं, इस तरफ हो जाएगा संविधान की संघीय व्यवस्थाएं, इस तरफ हो जाएगा संविधान की एकात्मक विशेषताएं। संघीय व्यवस्थाएं हैं द्वैध राज पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका। और इसमें हो जाएगा एकात्मक विशेषता में हो जाएगा सशक्त केंद्र, राज्य अनश्वर नहीं है, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, आपातकालीन प्रावधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसकी व्याख्या के देख लेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, यहाँ देख लीजिए, अनुच्छेद
75(3) में यह स्पष्ट किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार का मॉडल ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। ज्ञातव्य है कि ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर संसदीय मॉडल में मंत्रिपरिषद संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या से सिद्धांत इस संस्थागत रूप से निहित हैं? कौन से निहित है दोस्तों? तो ऑप्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा, बाकी तीसरा जो ऑप्शन गलत है। यानी मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए यह जरूरी होता है कि वे लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन के सदस्य हों। हालांकि मंत्री बनने वाला सदस्य 6 महीने तक किसी सदन का सदस्यता प्राप्त किए बगैर भी मंत्री बना रह सकता है। मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चूँकि लोकसभा संसद का ही अंग है, अतः यदि विकल्प में लोकसभा नहीं है तो संसद वाला विकल्प ही सही माना जाएगा। जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। यहाँ राज्य से तात्पर्य देश से है, अतः कथन 3 गलत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 73 का तीसरा, अनुच्छेद 75 का तीसरा, अनुच्छेद 75 का तीसरा और 75 का पाँचवा। अनुच्छेद 75 के तीसरे में है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 का 5 है कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्थिर सरकार प्रदान करती है। इसका हम जो राइट कथन है दोस्तों, ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। यह एक स्थिर सरकार प्रदान करती है और इसमें सरकार की नीतियों की निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसका जो इस प्रश्न की जो व्याख्या है उसको हम देख लेते हैं। भारत का संविधान केंद्र यानी अनुच्छेद 74 और 75 तथा राज्य अनुच्छेद 163 और 164 दोनों में संसदीय सरकार का प्रावधान करता है। स्टेटमेंट है इसका, मंत्रिपरिषद के सदस्य का विधायिका और कार्यपालिका दोनों का सदस्य होने के कारण विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य बना रहता है, अतः कथन 2 सही है। अगला स्टेटमेंट है, सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता के कारण यह लंबी अवधि की नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए संसदीय प्रणाली अनुकूल नहीं है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला स्टेटमेंट है, संसदीय प्रणाली में सरकार यदि विधायिका का विश्वास खो देती है तो सरकार कार्यकाल पूरे करने से पहले ही गिर जाती है, अतः यह एक स्थिर सरकार प्रदान नहीं करती, अतः कथन 1 सही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं? इसका जो कूट है दोस्तों, पहला ये ऑप्शन बता देते हैं, बहुमत दल का शासन, दोहरी कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का पृथकीकरण। तो इसका जो होगा 3 नंबर का होगा, यानी दोस्तों ऑप्शन सी 1, 2, 3। पहला बहुमत दल का शासन, दोहरी कार्यपालिका, तीसरा सामूहिक उत्तरदायित्व, पर शक्तियों का पृथकीकरण नहीं होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना। संसदीय प्रणाली, ठीक है, विशेषता है दोहरी कार्यपालिका, बहुमत के दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का संतुलन, यानी कार्यपालिका विधायिका का भाग होगी, अतः विकल्प सी सही है। अब अध्यक्षीय प्रणाली, विशेषता इसकी है एकल कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन। अगला है उत्तरदायित्व का अभाव, अगला है शक्तियों का पृथकीकरण। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, संघवाद
यहाँ शब्द लिखा है संघवाद। संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है तथा प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। दूसरा कथन है, पहला कथन हो गया, दूसरा कथन है, इस प्रकार के लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। तीसरा कथन है, केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसमें कथन एक गलत है, यानी 2 और 3 सही है। इसकी व्याख्या को आप देख सकते हैं। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र नहीं बल्कि स्वायत्त होती है, अतः कथन एक सही नहीं है। इस प्रकार की प्रणाली में लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं, अतः कथन 2 सही है। केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है, अतः कथन 3 सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। संघीय और एकात्मक सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एकात्मक सरकार में एक लिखित संविधान होना चाहिए। दूसरा कथन है, संघीय सरकार में संविधान सर्वोच्च होता है। तीसरा कथन है, एकात्मक सरकार में संविधान कठोर या लचीला होता है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो हम आपको दिखा दें, ऑप्शन सी होगा, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। ठीक, पहला गलत है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। संघीय सरकार में लिखित संविधान का प्रावधान होता है, जबकि एकात्मक सरकार का संविधान लिखित फ्रांस या अलिखित ब्रिटेन किसी भी रूप में हो सकता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। स्टेटमेंट्स को हम देख लेते हैं। संघीय सरकार में संविधान सर्वोच्च होता है, जबकि एकात्मक सरकार में संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है, जापान या नहीं भी ब्रिटेन, अतः कथन 2 सही है। अगला स्टेटमेंट है, एकात्मक सरकार में संविधान कठोर यानी फ्रांस या लचीला ब्रिटेन भी हो सकता है, जबकि संघीय सरकार में संविधान कठोर होता है, अतः कथन 3 सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर प्रश्न है, यदि किसी देश को रिपब्लिक यानी गणराज्य कहा जाता है तो इसका क्या आशय है? पहला, एक निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख का होना। दूसरा, राजनीतिक संप्रभुता का जनता में निहित होना। तीसरा, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अनुपस्थिति होना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर पूछा है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा कूट सही है? तो इसमें से तीसरा है सही, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं फिर से। ठीक, व्याख्या है, गणराज्य शब्द का प्रकट करता है कि देश का एक निर्वाचित प्रमुख होगा, जैसे भारत में राष्ट्रपति। दूसरा, राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित होगी, न कि राजा जैसे किसी एकल व्यक्ति में। ठीक, अगला है, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इस प्रकार सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध होंगे, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर, अतः ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान की संघीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केंद्रीकरण प्रवृत्ति में यह कनाडाई संघ के मॉडल के समान है। दूसरा कथन है, यह केंद्र के अनुचित हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा के लिए एक ऊपरी सदन का प्रावधान करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? कथन सी सही है। ऑप्शन सी सही है और कथन पहला और दूसरा दोनों सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। व्याख्या है, भारत का संविधान दो मुख्य कारणों से संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है। पहला, देश का बड़ा भौगोलिक आकार तथा दूसरा इसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। अगला स्टेटमेंट है, यह कनाडाई मॉडल पर यानी कनाडा के मॉडल पर आधारित है तथा एक अत्यंत सशक्त केंद्र की स्थापना करता है। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई व्यवस्था से इन आधारों पर समानता प्रदर्शित करती है, इसके गठन में यानी विखंडित होने के तरीकों से। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इससे जुड़ा अभी
और व्याख्या बाकी है। संघ शब्द की प्राथमिकता यानी कनाडाई संघ को भी संघ कहा जाता है तथा इसकी केंद्रीकृत प्रवृत्ति में यानी राज्यों की तुलना में केंद्र में अधिक शक्तियों को निहित करना, अतः कथन एक सही है। संविधान द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान करता है जिसमें ऊपरी सदन यानी राज्यसभा और निचला सदन यानी लोकसभा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपरी सदन को राज्यसभा और निचली सदन को लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है जबकि लोकसभा पूरी तरह से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ऊपरी सदन राज्यसभा के केंद्र के अनुचित हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करके संघीय संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है, अतः कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 है, संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, यहाँ सम्मिलित नहीं है पूछा है। दोहरी शासन व्यवस्था, संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका, एकल नागरिकता, शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी एकल नागरिकता सम्मिलित नहीं है संघीय शासन व्यवस्था में, इसकी विशेषता नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन की विशेषता है, एकल नागरिकता नहीं। साथ ही दोहरी शासन व्यवस्था, संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका, शक्तियों का विभाजन इत्यादि संघात्मक व्यवस्था की अन्य प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित कथनों से निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण है? लिखित संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, द्विसदनीय व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं, आपात उपबंध। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3, लिखित संविधान और द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। भारत के संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों विशेषताएं हैं जो अद्वितीय तथा भारत की स्थितियों के प्रति अनुकूलनीय है। इसलिए केसी वेहर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय तथा ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद के रूप में वर्णित किया था। भारत के संविधान की संघात्मक विशेषताएं निम्नलिखित हैं: द्वैध राज पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, अपरिवर्तनीय संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय व्यवस्था। अतः केवल 1 और 3 सही हैं। वहीं एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं और आपात उपबंध जैसे प्रावधान भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषताओं के उदाहरण हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संसद किसी भी राज्य को उसकी सहमति के बिना केंद्रीय कार्यपालिका का कोई भी कार्य सौंप सकती है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति किसी भी राज्य को उसकी सहमति से केंद्रीय कार्यपालिका का कोई भी कार्य सौंप सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला भी कथन सत्य है और दूसरा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। संविधान में कठोरता एवं विभेदता को हटाने के लिए एक कार्यकारी अंतर सरकारी प्रतिनिधिमंडल बनाने का प्रावधान है। स्टेटमेंट पहला है, इसके अनुसार राष्ट्रपति राज्य सरकार के सहमति से केंद्र सरकार के किसी भी कार्यकारी राज्यों को उसे सौंप सकता है। अतः कथन 2 सही है। इसके विपरीत राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार की सहमति से उस सरकार को राज्य के कार्यकारी कार्यों में से किसी एक को सौंप सकता है। प्रशासनिक कार्यों का यह पारस्परिक प्रत्यायोजन सशर्त या बिना शर्त हो सकता है। अगला है, संविधान उस राज्य की सहमति के बिना भी केंद्र के कार्यकारी कार्यों को एक राज्य को सौंपने का प्रावधान करता है, लेकिन इस मामले में प्रत्यायोजन संसद द्वारा न कि राष्ट्रपति द्वारा। विशेष रूप से यह प्रक्रिया राज्य विधायिका द्वारा नहीं की जा सकती। अतः कथन 1 सही है। इस प्रकार केंद्र तथा राज्य के बीच प्रशासनिक कार्यों का पारस्परिक प्रत्यायोजन या तो किसी समझौते या किसी कानून द्वारा किया जा सकता है। एक राज्य केवल पहली विधि का प्रयोग कर सकता है, जबकि केंद्र दोनों विधियों का प्रयोग कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा दोस्तों 38।
निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता है? यहाँ संसदीय प्रणाली की विशेषता पूछा है। बहुमत दल का शासन, दोहरी कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का पृथकीकरण। नीचे दिए गए कूट में यही तो खासियत है IAS और PCS के प्रश्नों की। अब इस समय ट्रेंड हो गया है UP SSC और लोअर PCS में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगभग 30 से 40% प्रश्न। तो इस जो कूट है इसका राइट आंसर आप देख रहे हैं केवल 1, 2 और 3, यानी चौथा सही नहीं है। यानी हम इसको आपको एकदम क्लियर कर दें कि पहला बहुमत दल का शासन, दूसरा दोहरी कार्यपालिका, तीसरा सामूहिक उत्तरदायित्व और चौथा शक्तियों का पृथकीकरण नहीं है, केवल ऑप्शन सी। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। संसदीय प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका, बहुमत दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, शक्तियों का सम्मिश्रण, यानी कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है, अतः विकल्प सी सही है। अध्यक्षीय प्रणाली का देख लेते हैं। एकल कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन। अगला उत्तरदायित्व का अभाव, अगला राजनीतिक एकरूपता नहीं रहती, अगला राष्ट्रपति का नियंत्रण, अगला निचले सदन का विघटन न होना और अगला शक्तियों का पृथकीकरण। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संघवाद को सशक्त बनाते हैं या करते हैं? एकीकृत न्यायपालिका, कठोर संविधान, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, द्विसदनीय व्यवस्था। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 और 5, यानी कठोर संविधान और द्विसदनीय व्यवस्था संघवाद को सशक्त करते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या को देख लेंगे। संघवाद को सशक्त करने वाली भारत के संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, दोहरी राजनीतिक प्रणाली, केंद्र में संघ और परिधि पर राज्यों से निर्मित। दूसरा, लिखित संविधान, यह केंद्र और राज्य सरकारों की संरचना, संगठन, शक्तियों और कार्यों को निर्दिष्ट करता है और उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिनके अंदर उन्हें काम करना चाहिए। इस प्रकार यह दोनों के बीच मतभेद और असहमति से बचाव करता है। अगला है शक्तियों का विभाजन। संविधान ने 7वीं अनुसूची में शामिल संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया है। अगला है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान देश का सर्वोच्च विधान है। अगला है कठोर संविधान। संविधान द्वारा स्थापित शक्तियों के विभाजन के साथ साथ संविधान की सर्वोच्चता का पालन तभी हो सकता है जब इसके संशोधन की विधि कठोर हो। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान 2 उद्देश्यों से सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित करता है। पहला, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करके संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना और दूसरा, केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना। अगला है द्विसदनीय व्यवस्था। संविधान एक उच्च सदन यानी राज्यसभा और एक निचले सदन यानी लोकसभा से बनी द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है जबकि लोकसभा भारत के लोगों का समग्र प्रतिनिधित्व करती है। एकीकृत न्यायपालिका, एकल नागरिकता और आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं, अतः विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर हम 40 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के संबंध में सही है? राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है, पहला कथन। दूसरा है किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, तीसरा कथन। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा, यानी पहला गलत है। ठीक, दूसरा और तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं या पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक, व्याख्या को देख लेने से हमारा प्रश्न क्लियर हो जाता है। भारतीय संविधान विभिन्न राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान करता। कुछ राज्यों जैसे गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा का केवल एक प्रतिनिधि राज्यसभा में है, जबकि उत्तर प्रदेश के 31, महाराष्ट्र के 19 सदस्य राज्यसभा में आते हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान सीमाओं या नामों को बदलने की शक्ति देता है। इसके लिए राज्यों की सहमति
जरूरी नहीं है। केंद्र का दायित्व सिर्फ उन्हें सूचित करने तथा उनके विधानमंडल की राय जानने तक सीमित है, अतः कथन 2 सही है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नहीं, अतः कथन 3 सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 41 है, आप इसके आंसर को भी देख रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है, पूछा है दोस्तों। सहमति, तर्कसंगत प्रज्ञा, शासन की राजनीतिक इच्छा शक्ति, सार्वजनिक कारण। ऑप्शन सी राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है, शासन की राजनीतिक इच्छा शक्ति। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। राजनीतिक वैधता से तात्पर्य किसी प्राधिकारी के अधिकार और उसकी स्वीकृति है। राजनीतिक वैधता सरकार की प्रणाली को दर्शाता है। सामान्यतः आम सहमति, तर्कसंगत प्रज्ञा और सार्वजनिक कारण इसके स्रोत होते हैं। शासन की राजनीतिक इच्छा शक्ति राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया। दूसरा है, संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारों का होना। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला और दूसरा सही है। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 42 का पहला और दूसरा सही है, यानी दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में इस बात का ख्याल रखा गया है कि अल्पसंख्यकों को उन सुविधाओं से वंचित न होना पड़े जो बहुसंख्यकों को आसानी से उपलब्ध हैं। बहुसंख्यकों की निरंकुशता व दबदबेपन पर भी संविधान प्रतिबंध लगाता है, ताकि वे सिर्फ अल्पसंख्यकों पर ही नहीं बल्कि अपने समुदाय के नीचे के तबके के लोगों को भी परेशान न कर पाएं, अतः कथन 1 सही है। भारत के एक संघीय देश है, यहाँ केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर सरकार का प्रावधान है, अतः कथन 2 सही है। ठीक, 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है, पूछा है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता है। ठीक, कि इसकी व्याख्या है, संघीय प्रणाली के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है, इसमें दोहरी सरकार यानी केंद्रीय एवं प्रांतीय की व्यवस्था होती है। दूसरा है, आवश्यक रूप से लिखित संविधान होता है एवं लिखित संविधान में ही सरकार के प्रत्येक स्तर की शक्तियों एवं दायित्व का बंटवारा स्पष्टतया होता है। अगला है, विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका शाखाओं के मध्य शक्तियों का स्पष्ट पृथकीकरण होता है। अगला है, संविधान के उपबंधों का उचित निर्वचन करने एवं संरक्षण के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था होती है, अतः कथन ए, बी एवं डी सही है और सी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंध है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इनकी व्याख्या है, जेबी कृपलानी प्रसिद्ध भारतीय राजनेता थे जिन्होंने 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जयप्रकाश नारायण लोक नायक के रूप में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिन्होंने जेपी आंदोलन बिहार के माध्यम से भारत में दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा को ठोस व सक्रिय रूप से प्रदान किया, अतः विकल्प बी सही है। आचार्य नरेंद्र देव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे और 1916 से 1947 तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे हैं। विनोबा भावे भारत के राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में माने जाते हैं। भूदान आंदोलन इनके द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। किनके द्वारा? भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, इसके कोड नीचे दिए गए हैं, देखेंगे आगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, भारतीय संघ अमेरिकी की अपेक्षा कनाडाई फेडरेशन की भांति अधिक है। दूसरा कथन, अवशिष्ट शक्तियाँ संघ में निहित है। तीसरा, भारतीय संघ के राज्यों के पास पृथक होने का संवैधानिक अधिकार है। तो इसका जो कूट है वो बी है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसकी व्याख्या जो है आप देख सकते हैं
कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्यों के संघ से दो बातें आती हैं। पहला, अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है। दूसरा है, राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से अलग कर सकें, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला है, भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। अत्यंत सशक्त केंद्र होने के कारण कनाडाई मॉडल अमेरिकी मॉडल से सर्वथा भिन्न है, अतः कथन 1 सही है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं, जो भारतीय संविधान की एकात्मक एवं गैर संघीय विशेषता है, अतः कथन 2 सही है। भारतीय शासन का स्वरूप सामान्यतः संघात्मक है, किंतु संकटकालीन परिस्थितियों में यह एकात्मक रूप धारण कर लेता है, अतः भारतीय प्रणाली विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे दोस्तों। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। दूसरा कथन, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। तीसरा कथन, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी राइट आंसर। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, अतः कथन 1 सही है। ठीक, अगला है स्टेटमेंट, लोकतंत्र में चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराता है तथा इस आधार पर मौजूदा सत्ताधारी शासकों के हारने तथा बदलने की संभावना बनी रहती है, अतः कथन 2 सही है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक मत होता है और हर मत का समान मूल्य होता है, अतः कथन 3 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा दोस्तों 47। राजनीतिक सैद्धांतिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संविधानों को आकार देने वाले सिद्धांतों एवं विचारों से संबंधित है। दूसरा कथन, स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के अर्थों को स्पष्ट करती है। तीसरा कथन, विधि के शासन, शक्ति, पार्थक्य तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांतों की अर्थवत्ता का परीक्षण करती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। इसकी व्याख्या को हम थोड़ा देख लेते हैं। राजनीतिक सैद्धांतिक उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है, अतः कथन 1 सही है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है, अतः कथन 2 सही है। अगला कथन है, यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है, अतः कथन 3 सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विधि और न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में विधि का प्रमुख स्रोत संविधान, संविधि, प्रचलित कानून और निर्णय विधि है। दूसरा है, भारत में स्थानीय परिपाटियां और परंपराएं जो संवैधानिक नैतिकता आदि के विरुद्ध नहीं हैं और वे मान्यता प्राप्त हैं, को भी कुछ क्षेत्रों में न्याय करते समय न्यायालयों द्वारा ध्यान में रखा जाता है। इसमें जो कूट हैं, जो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ये इसमें से सी वाला सही है। 1 और 2 दोनों कथन सही है। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। भारत में विधि एवं न्याय व्यवस्था के संदर्भ में उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। पहला, भारत में विधि का प्रमुख स्रोत संविधान, विधि, प्रचलित कानून और निर्णय विधि है। कानून संसद राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा अनेक अधीनस्थ विधान भी हैं। भारतीय क्षेत्र के अंदर सभी अदालतें उच्चतम न्यायालय के फैसलों को मानने के लिए बाध्य हैं। स्थानीय परिपाटियां और परंपराएं जो वैधानिकता, नैतिकता आदि के विरुद्ध नहीं हैं, उन्हें भी मान्यता प्राप्त है और कुछ क्षेत्रों में न्याय करते समय अदालतों द्वारा इन्हें भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक, इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे दोस्तों। यदि भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना हो तो निम्न में से कौन सा से
उपाय इसमें सहायक हो सकते हैं। तो कौन से उपाय सहायक हो सकते हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं डी, दूसरा और तीसरा, यानी पहला गलत है। ठीक, इसकी व्याख्या देखेंगे तो अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा भद्दा है पर हम साफ साफ बोल दे रहे हैं। ऊपर से नीचे की ओर संबंधी दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धी संघवाद में बाधा डालता है। इसके अंतर्गत विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई जाती है। अतः विकल्प एक सही नहीं है दोस्तों, यहाँ पे विकल्प एक सही नहीं है। दूसरा है, जब राज्यों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन होंगे तो वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्रतापूर्ण नीति का निर्माण कर सकेंगे। अतः विकल्प 2 एवं 3 सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे दोस्तों। काफ़ी बड़ा प्रश्न है, थोड़ा देख लेते हैं, छोटा कर लेते हैं जिससे सभी शब्द एक ही डिस्प्ले में आ जाए। भारतीय राज्य व्यवस्था की गैर संघीय प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तरदायी नहीं है दोस्तों? पूछा है, उत्तरदायी नहीं है तो कौन सा नहीं है दोस्तों उत्तरदायी? ऑप्शन डी, गठबंधन की राजनीति के उद्भव से राज्यों का केंद्र की ओर आकर्षित होना ताकि वे केंद्रीय राजनीति से जुड़ सकें और इससे केंद्र मजबूत हुआ है। ठीक, इसकी व्याख्या है विकल्प डी, भारतीय राज्य व्यवस्था में संघीय प्रकृति को इंगित करता है। तो विकल्प डी सही होगा। इक्यावन नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संघात्मक लक्षण विद्यमान हैं? तो दोस्तों संविधान सर्वोच्च है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। अतः ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, 1, 2 और 3। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, यहाँ जगह लिखा हुआ है। ठीक, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो बन जा रहा है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में परिसंघ फेडरेशन शब्द का उपयोग नहीं है। दूसरा, देश के विशाल आकार और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण भारत में संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। तीसरा, संविधान का लचीलापन संविधान की एक संघीय विशेषता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन है 1 और 2 सही हैं, बाकी तीसरा गलत है। पहला और दूसरा सही है। ठीक, इसकी व्याख्या को आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हम अब व्याख्या को नहीं पढ़ सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर, केवल 2। इसकी व्याख्या आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके व्याख्या को पढ़ लीजिएगा, फिर आगे के क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, संसदीय संप्रभुता, मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है दोस्तों, और पहला गलत है। दूसरा, तीसरा, चौथा राइट आंसर और पहला गलत है। इसकी व्याख्या आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोनों कथन सत्य हैं, आंसर नीचे दिख रहा है। जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से बहुमत प्राप्त समूह सरकार बनाता है। दूसरा, संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। यहाँ पर इसकी व्याख्या को आप देख सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन दोनों कथनों में से केवल 2 सही, दूसरा नंबर सही है। संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। ठीक है, हमारा इस क्वेश्चन का यह व्याख्या है। अगला आगे भी दिया गया है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 57 है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दोस्तों बहुसंख्यकों का शासन यह सही नहीं है। ठीक, इसकी व्याख्या को आप पॉज करके वीडियो को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। इन दोनों कथनों में से दूसरा नंबर का कथन सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर केवल 2। संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर संसदीय शासन व्यवस्था को अस्वीकार किया गया है। ठीक, इसकी व्याख्या को आप देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रपति अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। ठीक, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, आप देख सकते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ जगह इस डिब्बे में बॉक्स में बनी हुई है। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों जैसे कि हम आंसर को देख पा रहे हैं, ये चारों कथन सही हैं। ठीक, पहला कथन है अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष दोनों होता है। दूसरा, किचन कैबिनेट की प्रकृति केवल सलाहकारी होती है। तीसरा, राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कृत्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। चौथा, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर आप देख लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा और इसकी व्याख्या यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ते चाहिएगा। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम प्रश्न इसकी व्याख्या को नहीं पढ़ सकते। प्रश्न काफ़ी लंबा है, इसलिए आप देख सकते हैं। सरकार के संसदीय रूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? बी, केवल 1 और 2। पहला है, इसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और अधिनियमों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं। दूसरा, इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान की एकात्मक विशेषता है? एकात्मक विशेषता है तो दोस्तों पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। संघ सूची में राज्य सूची से अधिक विषय होते हैं। संविधान का अधिकांश हिस्सा संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, या तो साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से। राइट आंसर ऑप्शन बी। ये व्याख्या है, आप व्याख्या को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं संसदीय शासन व्यवस्था से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है दोस्तों? ऑप्शन डी, केवल तीसरा, एकल कार्यपालिका संबंधित नहीं है। बाकी दोनों सामूहिक उत्तरदायित्व तो प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व दोनों संबंधित है। इसकी व्याख्या यहाँ बॉक्स में बना हुआ है, बॉक्स में लिखा हुआ है। अब यह 64 नंबर प्रश्न है और यह इस वीडियो का लास्ट है, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। संघीय व्यवस्था एवं एकात्मक व्यवस्था में निम्नलिखित अंतर पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर, तीसरा और चौथा, पहला दूसरा गलत। तीसरा है, संघीय व्यवस्था में द्विसदनीय विधायिका होती है जबकि एकात्मक व्यवस्था में संसदीय विधायिका होती है। ठीक, और चौथा है, संघीय व्यवस्था में संविधान की प्रधानता होती है जबकि एकात्मक व्यवस्था में संविधान की कोई प्रधानता नहीं होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसके दूसरे चैप्टर को अगर आपको देखना हो तो आप हमारे कमेंट में करिएगा कि हाँ दूसरे चैप्टर को बनाइए, दूसरे चैप्टर को हम वॉच करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।